नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक के साथ तेजी से जुड़ रही है। बटुए की जगह डिजिटल वॉलेट ने ले लिया है तो पूरा का पूरा बैंक भी मोबाइल में समा चुका है। इसके जरिए जितना आसान पैसों का लेन देन हो गया है, उतना ही मुश्किल डिजिटल ठगी से बचना हो गया है। भारत के लिए इतनी बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन करोड़ों की ठगी हो रही है और डिजिटल दुनिया में लोग डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं। और इसको जिसे टर्म के साथ जोड़ा जाता है वो है साइबर क्राइम। आज हम आपको डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये बताएंगे, साथ ही समझाएंगे कैसे आप देखते ही देखते ठगी का शिकार हो जाते हैं और कैसे आप इससे बच नहीं पाते। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके की ये दुनिया है, या यूं कहें कि आपको साथ लेकर इस दुनिया में चलेंगे जहां आप ना तो अपनी मर्जी से जाते हैं, ना ही आपको पता चलता है कि आप दूसरी दुनिया में पहुंच वहां गिरफ्तार होकर अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो चुके हैं। और जब आप इस दुनिया से वापस लौटते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप इस डिजिटल दुनिया में पहुंचे कब अरेस्ट हुए। तो चलिए आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास, आप ये नंबर यूज कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। शुरुआत करते हैं जो ठगी हुई, और उस ठगी के साथ आपको एहसास होगा कि आप कैसे कभी भी ठगे जा सकते हैं। दरअसल एनआरआई महिलाओं से 1,87,00,000 रुपए की ठगी हुई। 2 एनआरआई बहनों को साइबर ठगों ने डिजिटली पहले अरेस्ट किया। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उनसे 1,87,00,000 रुपए की ठगी की गई। साइबर ठगों ने बहनों को 3 दिन तक, नोट कीजिएगा, 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने क्राइम ब्रांच अफसर बनकर फोन किया और कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड से नरेश गोयल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी और इसलिए आप भी जांच के दायरे में आ गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और ठगों ने 1,87,00,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। एनआरआई महिलाओं ने मामला दर्ज करवा दिया है, जांच जारी है। लेकिन ये एनआरआई महिलाएं इकलौती नहीं हैं जो डिजिटली 3 दिनों तक अरेस्ट हुई हैं। एक मोटा आंकड़ा आपको दे रहे हैं, क्योंकि मानकर चलिए जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं यह आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन गृह मंत्रालय के मुताबिक जो आंकड़ा पेश किया गया है उस आंकड़े पर जरा गौर फरमाइए कि आंकड़ा किस तरीके से सबको डराने वाला है। जरा देखिए, गृह मंत्रालय के मुताबिक जो आंकड़ा है उसमें कुल डिजिटल अरेस्ट 92,334 हुए हैं। धोखाधड़ी कितने की हुई है? 2,140 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। और औसतन हर माह देखें तो 214 करोड़ की ठगी हो रही है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आंकड़ा बेहद छोटा है। बहुत सारे लोग तो डर और बदनामी की वजह से सामने ही नहीं आते, यानी कि वो बताते ही नहीं कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। आप सोचिए, हर महीने 214 करोड़ रुपए की ठगी हो रही है और ये ऑनलाइन हो रही है। साइबर ठग आपको शिकार बना रहे हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होना क्या होता है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड है जिसमें धोखाधड़ी करने वाले लोग आपको अनजान नंबर से कॉल या व्हाट्सएप करते हैं। कॉल पर ठग पुलिस, सीबीआई, ट्राई, कर्मचारी, नारकोटिक्स, आरबीआई अधिकारी, दिल्ली या मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच आदि का अधिकारी बनकर आत्मविश्वास से भरकर आपसे बात करता है। व्हाट्सएप या स्काइप पर वीडियो कॉल करने को कहता है, जहां फर्जी अधिकारियों का एकदम असली सा सेटअप आपको नजर आता है। और ये फर्जी अधिकारी पीड़ित को इमोशनली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो आपको बताते हैं कि आप क्रिमिनल हैं,
या कहते हैं कि आपके आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा है। सामने बैठा व्यक्ति पुलिस से जैसी दिखने वाली वर्दी में होता है और ऐसे में ज्यादातर लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और उनके जाल में फंसते चले जाते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो डिजिटली अरेस्ट में फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराकर धमकाकर रकम वसूली करते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपके सामने एक ऐसा अधिकारी है जिससे आप डर रहे हैं। वो आप पर ऐसे एलिगेशन लगा रहा है जिससे आप बचना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप एक मोबाइल के सामने बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसके इशारों पर नाच रहे हैं और अपने अकाउंट को खाली कर रहे हैं। और अंदाजा लगाइए इस तरीके की घटनाएं कितनी हो रही हैं और साल दर साल ये कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं। हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, आंकड़े पर जरा गौर फरमाइएगा। 2017 से अभी तक हर साल कितने डिजिटल अरेस्ट होकर करोड़ों अरबों रुपए गवा चुके हैं, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। देखिए जरा, 2017 में 3,466 लोग डिजिटली अरेस्ट हुए। 2018 में 3,353, 2019 में लगभग डबल हो गए 6,229 लोग। उसके बाद 2020 में इसमें 50% के आसपास की बढ़ोतरी हुई, 10,395 हो गए। उसमें फिर 40% के आसपास की बढ़ोतरी, 14,007। 2022 में जरा देखिए 17,470 लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए। लेकिन 2023 में मानो बाढ़ आ गई। आप अंदाजा लगाइए, 1,12,00,000, माफ कीजिएगा, ये 11,28,265 लोग, 11,28,265 लोग डिजिटली अरेस्ट हुए हैं, साइबर अपराध का शिकार हुए हैं। और 2024 में काफी हद तक सरकार ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इनके नेक्सस को तोड़ने की कोशिश की, इसलिए आंकड़ा कम जरूर है लेकिन फिर भी 92,334, और यह आंकड़ा सिर्फ अक्टूबर तक का आंकड़ा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से हर एक दूसरा व्यक्ति शायद इनका शिकार हो रहा है। बस अंतर इतना है कि कोई समझ जाता है कि यह साइबर फ्रॉड है, इसलिए वो फोन को काट देते हैं। लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो हर साल फंसते हैं, और उनमें बुजुर्ग भी हैं, उनमें पेंशनधारी भी हैं, उनमें वो महिलाएं भी हैं जो अपने पूरे परिवार को चला रही हैं, और वो जब शिकार होती हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। लेकिन ठग डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं, कैसे आपको फंसाते हैं, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि साइबर ठग अनजान मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस या वीडियो कॉल करते हैं, आपका पार्सल में ड्रग्स मिलने, आपत्तिजनक सामान मिलने की बात कहते हैं। अगर आप मना करेंगे तो आपके फोन नंबर या आधार यूज होने की बात कहेंगे। आपके किसी अपने के किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार होने की बात भी वो कह सकते हैं। पूछताछ के नाम पर स्काइप पर जुड़ने के लिए कहेंगे, जहां वो आपको डराएंगे, जहां वो आपको धमकाएंगे। धमकी देकर वीडियो कॉल पर लगातार बने रहने के लिए वो आपको मजबूर करते हैं। ठग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स का धंधा या अवैध अन्य गतिविधियों के गंभीर आरोप भी लगाते हैं और पीड़ित को परिवार या फिर किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताने की धमकी भी दी जाती है। वीडियो कॉल करने वाला व्यक्ति का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा नजर आता है और पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है या उसकी मदद कर रही है, और इस तरह ठग पीड़ित की निजी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। केस को बंद करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए मोटी रकम की मांग करते हैं, और वो कमाल की बात यह है कि व्यक्ति दे भी देता है। और ऐसे एक दो केस नहीं है, हजारों केस हैं। लेकिन उनमें से जो 10 सबसे बड़े केस हैं जिनमें करोड़ों की ठगी हुई है, वो केस हम आपके साथ साझा करें। जरा समझिए किनको शिकार बनाया गया, कैसे शिकार बनाया गया, और उनमें से कितनों को पुलिस अभी तक पकड़ पाई है। केस नंबर 1 जरा देखिए किस तरीके से शिकार बनाया गया है। जो पीड़ित है वो कौन है? वो 77 साल की महिला। आप जरा सोचिए, उस महिला को शिकार बनाया गया है जो 77 साल की है। तरीका,
वीडियो कॉल के जरिए झूठी पहचान क्या दी, ईडी का अधिकारी बन गया जो साइबर ठग था। और ठगी कितने की है? 3 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी उस महिला से की, यानी कि उसकी जीवन भर की कमाई को वो पल भर में उड़ा कर ले गए। वर्तमान स्थिति क्या है? मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। इसमें भी जरा देखिएगा, जो पीड़ित है वो 75 साल के हैं, लेकिन वो वेल क्वालिफाइड है, वो रिटायर्ड शिप कैप्टन है। उनका भी तरीका ठगी का, डिजिटल अरेस्ट कर उनको ठगी की गई और उनके लिए जो पहचान दी गई वो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर दी गई। ठगी कितनी की गई है? 11 करोड़ 16 लाख रुपए की ठगी की गई। हालांकि इस केस के अंदर जो आरोपी था कैफ इब्राहिम मंसूरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन हर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। केस नंबर 3 को जरा देखिए। केस नंबर 3 किसके साथ कितने की ठगी की गई है? अगर इसकी बात की जाए तो एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन, यूपी के अंदर यह ठगी की गई। तरीका 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। किसको अरेस्ट रखा गया? जो प्रोफेसर डॉक्टर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वेल क्वालिफाइड है, उनको सब जानकारी है, बावजूद इसके वो फंसी है। और किस तरीके से जो झूठी पहचान थी, ट्राई अधिकारी बना। और कितने की ठगी की गई? 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी की गई। इस मामले में जांच अभी भी की जा रही है। हमने आपको 3 केस बताए हैं, 2 बुजुर्ग हैं और एक वेल क्वालिफाइड है। चौथा केस जरा देखिए, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि केस नंबर 4 जो है उसमें पीड़ित कौन है? उसमें पीड़ित है वर्धमान ग्रुप के चेयरपर्सन पद्मश्री एसपी ओसवाल। कैसे उनको तरीका, कैसे ठगी का तरीका क्या है? डिजिटली उनको भी अरेस्ट किया गया। किसको? आप सोचिए जरा, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री एसपी ओसवाल को डिजिटली अरेस्ट कर ठगी की गई। और झूठी पहचान क्या? सीबीआई अधिकारी बनकर। और ठगी कितने की गई है? 7 करोड़ की ठगी की गई। वर्तमान स्थिति हालांकि यह जरूर है कि गिरोह का पर्दाफाश किया गया, क्योंकि इसमें बड़ा चेहरा, बड़ा नाम ठगी का शिकार हुआ। 5वां केस जरा देखिए। जो 5वां केस है उसमें एक बार फिर से जो उम्र है वो 70 साल से ऊपर है। पीड़ित जो है वो 72 साल के, लेकिन वेल क्वालिफाइड है, रिटायर्ड इंजीनियर है। 8 घंटे तक उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। एक इंजीनियर को अरेस्ट किया गया है। साइबर ठग जो हैं उनके आप तरीकों को देखिए। एक इंजीनियर नहीं बच पा रहा, एक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बच पा रहा, एक कर्नल नहीं बच पा रहा और एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं बच पा रहा। पहचान क्या दी गई? पार्सल कंपनी का अधिकारी। और ठगी कितने की गई? 10 करोड़ 30 लाख रुपए की। वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें जांच अभी भी की जा रही है। 6ठा केस जरा देखिए। आज हम आपको एक केस इसलिए बता रहे हैं कि देश के अंदर साइबर ठग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि जो वेल क्वालिफाइड हैं वो भी इनसे नहीं बच पा रहे और बच्चों को भी वो शिकार बना रहे। केस नंबर 6, जिसको शिकार बनाया गया वो नाबालिग छात्र है, उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया। झूठी पहचान क्या बताई गई? कि वो पुलिस के अधिकारी हैं। ठगी, पैसे की मांग की गई। वर्तमान स्थिति क्या है? आप सोचिए जरा, छात्र ने आत्महत्या कर दी। इस पर जांच जारी है। अब कौन से एलिगेशन लगाए हैं, बच्चे को कैसे फंसाया गया है, कोई नहीं जानता। लेकिन यह केस हमने इसलिए लिया क्योंकि आपके हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुका हो और उसको बचने का रास्ता ना निकल रहा। केस नंबर 7 को जरा देखिए। एक और वेल क्वालिफाइड महिला को किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो है वो महिला आईटी इंजीनियर है। तरीका, फोन कॉल के जरिए झूठी पहचान, कोरियर सर्विस कर्मचारी। ठगी की गई 20 लाख रुपए की। वर्तमान स्थिति, जांच इसमें जारी है। 8वां केस हम आपको बताते हैं। इसमें आप चौंक जाएंगे। एक वकील को ही ट्रैप कर दिया गया, क्योंकि जो पीड़ित है इसमें वकील है। और उसको किस तरीके से अरेस्ट किया? व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसको डिजिटली अरेस्ट किया गया। पुलिस अधिकारी के तौर पर ठग ने अपनी झूठी पहचान दी और 70,000 रुपए उससे ठगी की गई। हालांकि वर्तमान स्थिति यह है कि आरोपी इस केस में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन केस नंबर 9,
इसमें एक बार फिर से प्रोफेसर, सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर जिनको गिरफ्तार किया गया है, जरा देखिए। और ये सब वेल क्वालिफाइड है। हम गांव बस्ती के उन बुजुर्गों की, उन महिलाओं की, उन अनपढ़ लोगों की बात ही नहीं करें जिनको जानकारी नहीं, वो ठगी का शिकार हो, समझ में आता है। लेकिन ये सब ठगी के शिकार हो, और इसलिए साइबर क्राइम पर कंट्रोल बेहद जरूरी है और आपको जागरूक होना है, उसको कंट्रोल कर सकता है। पीड़ित को ने सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर, तरीका 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट, झूठी पहचान सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी कितनी की, 3 करोड़ 7 लाख रुपए की, और इस मामले में जांच अभी भी जारी है। अंतिम केस आपको बताते हैं। इसमें एक महिला डॉक्टर है, 40 साल उम्र है, वेल क्वालिफाइड है, जिन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया। 2 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट रही, झूठी पहचान पुलिस अधिकारी बनकर, और वर्तमान स्थिति इस मामले के अंदर जांच जारी है। आपको समझ में आ रहा है कि हम ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक तो ये एहसास हो कि जब वेल क्वालिफाइड इनसे नहीं बच पा रहे तो आपको कैसे बचना है, और इनको आप कानूनी तौर पर कंट्रोल कर पाए, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसकी सिर्फ एक स्थिति है कि आप इनसे बचें। आपको समझ में आए कि फ्रॉड कॉल क्या होती है, कैसे डिजिटल अरेस्ट होते हैं, क्या कोई अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट कर सकता है। चलिए आपके इन सवालों के भी जवाब देते हैं, और सबसे पहले बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। तो जरा इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे, और उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है, रोकिए जरा, वो है अलर्ट रहें। दरअसल अनजान नंबरों से आने वाले कॉल या मैसेज पर भरोसा आपको नहीं करना है। हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा स्टेप इसका क्या है? दूसरा स्टेप है इसका वेरीफाई करें। आपको जो कॉल आ गया है उसको वेरीफाई कीजिए। कॉलर के किसी भी दावे की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग के अफसरों से सीधे बात कीजिए। मसलन अगर कोई कह रहा है कि मैं पुलिस से हूं, तो अपने लोकल थाने में चले जाइए, कहिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास फोन आया है। अगर वो सही होगा तो वहां से जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई लोकल थाने की मंजूरी या उसको लूप में लिए बिना नहीं होती। तो कोई आगे से आपको कही ना कि मैं फला पुलिस से बोल रहा हूं, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, तो उसको आपको कहना है कि हम आपके डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में नहीं आएंगे, उल्टा आपकी शिकायत करेंगे। शिकायत कहां करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दरअसल निजी जानकारी आपको नहीं देनी। निजी जानकारी मतलब आपको बैंक डिटेल किसी को नहीं देनी है, भूल कर भी ओटीपी किसी के साथ साझा नहीं करना है, आधार नंबर या कोई और पर्सनल डेटा शेयर बिल्कुल नहीं करना है, कोई मांगे नहीं करना है। कोई कहे हम बैंक से हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपके पास एक ओटीपी भेज रहे हैं, उसको वापस एक्टिव कीजिए। उनको बोलिए मैं अपने बैंक में जाकर उसको एक्टिव कर लूंगा, मुझे आपसे कनेक्ट होने की जरूरत नहीं। कोई कहे कि आपकी लॉटरी निकली है, हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं, उस पर पैसे हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उनको बोलिए मुझे लॉटरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो लॉटरी आपकी नहीं है, वो लॉटरी उस साइबर ठग की है। वो ओटीपी आपके अकाउंट में पैसे नहीं देगा, आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा। ऐसे में चौथी जो बात, इसका विशेष ध्यान रखना है। और चौथी बात है कि दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। दबाव में क्यों नहीं आना? क्योंकि कॉलर धमकी दे तो परेशान ना हो, ठग डर का ही फायदा उठाते हैं। वो बार बार कहेंगे कि आपके खिलाफ जो केस है उसमें आपको 20 साल की सजा हो सकती है। वो कहेंगे कि जो केस आपके पास है वो गैर जमानती है। वो कहेंगे कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस हैं उसमें आपको कठोर सजा होगी। उनको बोलिए ठीक है, मैं अपने लोकल थाने में जाकर बात करूं। उनको बोलिए क्या व्यक्तिगत आ जाइए, मुझे उठाकर ले जाइए, आप कह दीजिए उनको, दोबारा फोन नहीं करेंगे। हो सकता है गाली देकर आपका फोन काट दे। और जो सबसे अंतिम है वो है पुलिस को सूचना देनी है, आपको हर हाल में देनी है, क्योंकि अगर किसी ठग के जाल में फंस गए तो तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम से संपर्क कीजिए। हो सकता है कि जितना नुकसान आपका होना है उससे कम नुकसान आपको हो। लेकिन ये बातें तो तब हुई जब आपने फोन उठा लिया, जब आप उनके जाल में फंस रहे हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जब किसी का फोन आए तो उठाते वक्त आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले इन चीजों को समझिए कि कोई भी पुलिस अधिकारी कभी खुद की पहचान बताने के लिए वीडियो कॉल नहीं करेंगे। फिर से सुनिए,
कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए और बताने के लिए कभी वीडियो कॉल नहीं करेगा। तो कोई अगर वीडियो कॉल कर रहा है तो मान जाइए वो फ्रॉड कॉल है। किसी भी राज्य की पुलिस आपको कभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नहीं कह सकती। पहचान पत्र, एफआईआर की कॉपी, अरेस्ट वारंट ऑनलाइन नहीं भेजा जाता है। आप समझ रहे हैं? आपके व्हाट्सएप पे जब वारंट आता है ना, तो उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। जाकर पुलिस को बताइए ये फ्रॉड का नंबर है, इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोई ऑनलाइन नहीं भेजता है। पुलिस अधिकारी कभी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर बयान दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस कभी कॉल पर किसी जानकारी पूछने के लिए डराती धमकाती नहीं है। पुलिस कभी भी परिवार या आसपास वालों से बात करने के लिए नहीं रोकती है। और देश के कानून में, इसको सुनिए गौर से, देश के वर्तमान कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह शब्द ही नहीं है। जहां क्राइम करने पर असली वाली गिरफ्तारी होती है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होती और असली वाली जेल होती। तो कोई आपको कर रहा है डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश, तो फोन को तुरंत काटिए और आराम कीजिए। वो दोबारा फोन करेगा, आप फिर काटिए। तीसरी बार करे तो कहिए कि आप फर्जी है, मैं आपकी शिकायत करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद फोन आपके पास नहीं आएगा। तो फिर यह भी समझिए कि फर्जी कॉल की शिकायत आपको कहां करनी है, ये भी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया। पोर्टल का नाम है चक्षु। उसका विभाग है टेलीकॉम विभाग। और शिकायत क्या कर सकते हैं आप? स्पैम कॉल की, मैसेज की, व्हाट्सएप पर फर्जी कॉल्स और मैसेज की शिकायत बाकायदा इस पर कर सकते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, तो यकीनन आप इतना जानते हैं कि इस पोर्टल पर जाकर कैसे आपको शिकायत करनी है। और आपकी एक शिकायत कम से कम उस नंबर को तो ब्लॉक कर देगी, वो किसी और को उस नंबर से कम डिजिटल अरेस्ट नहीं कर पाएगा। और ये एक बड़ी चिंता है। ये एक ऐसी चिंता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपको ध्यान है? प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अंदर बाकायदा डिजिटल अरेस्ट जैसी व्यवस्था पर, जो कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, उस पर अपनी फिक्र जाहिर की। उन्होंने क्या कहा कि यह सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन हैं। इसके नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री समझा रहे हैं आपको कि साइबर क्राइम के दौरान डिजिटल अरेस्ट अस्तित्व ही नहीं रखता है। इवन देश की कानून व्यवस्था में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। तो कोई जब यह करने की कोशिश करे तो आप उससे दूर रहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा डिजिटल अरेस्ट या साइबर क्राइम से बचने के लिए 3 मंत्र भी दिए। वो 3 मंत्र कौन से हैं, जरा ये भी देखते चलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से साइबर क्राइम से बचने के मूल मंत्र हैं। उनमें जो पहला है वो है रुको। रुको क्या कह रहा है? रुको कह रहा है कि कॉल आते ही रुको, घबराओ मत, शांत रहिए, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाइए, जानकारी ना दे, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा क्या है? दूसरा है सोचो। सोचो क्या है कि सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसी धमकी नहीं देती, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। इसलिए सोचिए जरा, और सोचिए कि जो आपके साथ कर रहा है वो साइबर ठग है, कोई अधिकारी नहीं। तीसरा, आपको एक्शन लेना है, और वही तीसरा मंत्र है। एक्शन कैसे? आपको राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जो कि 1930 है, इसको डायल कीजिए। साथ ही cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें और सबूत सुरक्षित रखें, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ आप खुद साइबर ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे, बल्कि डिजिटल अरेस्ट भी नहीं होंगे और दूसरों को भी होने से रोक सकते हैं। क्योंकि डिजिटल क्राइम, डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक विकल्प है, और वो विकल्प है जागरूक रहना, सतर्क रहना, सावधानी बरतना। यह प्रोग्राम हमने सिर्फ इसीलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई आपसे ऐसे ही चुटकियों में लूट कर ले जाए और फिर आपके पास कुछ ना बचे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी भी डिजिटल अरेस्ट की स्थिति से खुद को बचाने की कोशिश कीजिए।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास, आप ये नंबर यूज कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो।